So hey family, welcome to my channel. Today we start the chapter The Revolt of 1857, that is modern India. So chapter 7th of Spectrum. Let's begin with this chapter. In 1757, the Battle of Plassey, the British laid the first step towards getting power in northern India. तो अब जब ब्रिटिश ने काफ़ी अच्छा खासा कंट्रोल कर लिया था तो उन्होंने सोचा कि अब हम नॉर्दर्न इंडिया में क्या करेंगे, अपनी पावर को स्टेब्लिश करेंगे. And in 1857 took place a major revolt which was a product of characters and policies of colonial rule after 1757. फिर क्या होता है 1857 में एक बहुत बड़ा रिवोल्ट होता है जो कि काफ़ी फेमस भी है. ठीक है, वो होता है जो किसका रिजल्ट होता है, जो चार्टर्स होते हैं, जो पॉलिसीज़ कॉलोनियल रूल ने बनाई होती है उसका रिजल्ट होता है. एंड आफ्टर विच noteworthy changes took place in the British policy and of ruling ओवर इंडिया. और उसके बाद जब ये रिवॉल्ट होता है उसके बाद जो ब्रिटिश की पॉलिसीज होती है उसमें हमें चेंजेस देखने को मिलता है. समरिंग डिसकंटेंट. द क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑफ ब्रिटिश एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसीज, इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन एंड एडमिनिस्ट्रेटिव innovations over the year had adversely affected the positions of all rulers of Indian states, sepoys, jamidar, peasants, traders, artisans, पंडित्स, मौलवीज एक्सेट्रा. मतलब जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी, इकोनॉमिक पॉलिसी ले लो, एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ ले लो, वो साल दर साल क्या हो रही थी, बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी इन सब पोजीशंस को. जो सिपाही थे, जो इंडियन स्टेट थे, ज़मींदार थे, पीजेंट्स थे, हमारे ट्रेडर्स थे, आर्टिशंस थे, मौलवीज थे, इन सब लोगों को क्या कर रही थी, वो जो पॉलिसी ब्रिटिशर बना रहे थे ना, बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रही थी. द समरिंग डिसकंटेंट burst in the form of violent storm in 1857 which shook the British empire in India to its very foundation. तो ये फिर अब क्या है, अब आप एक इंसान को भरते रहोगे तो कभी ना कभी तो फूटेगा ना. ठीक वैसे ही जब इतनी ज़्यादा अन्याय हो गया था, इतनी ज़्यादा क्रूअल उनकी पॉलिसी होती जा रही थी, तो जो लोग थे अपने इंडिया के, उनने क्या कर दिया, वो वायलेंट हो गए और अपनी क्रांति शुरू होगी 1857 की. ठीक है, एक मिनट में गाइस. अब हम लोग समरिंग का मतलब जानते हैं. डिसकंटेंट का मतलब हमें पता ही है कि राजी ना रहना. समरिंग का मतलब हम देखते हैं, एक मिनट, चाल, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा भी है, हम देख सकते हैं, इसका मतलब है चाल. सिमरिंग, नज़र हो जाना, नाराज़ हो जाना, उबल कर बनना. तो इन सब का मतलब क्या होता है, हमारा सिमरिंग. तो हमारी डिसकंटेंट की क्या वजह थी, वो बात कही गई है. ठीक है, अब आगे देखते हैं. हाउएवर द पीरियड बिटवीन 1857 एंड 1757 एंड 1857, यानी कि 100 साल, वॉज नॉट ऑल पीसफुल एंड ट्रबल फ्री. आसान नहीं था पीरियड, बहुत ज़्यादा इसमें कुछ ना कुछ हो ही रहा था. इट सॉ अ सीरीज ऑफ स्पोरेडिक पॉपुलर आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ रिलीजियो पॉलिटिकल वायलेंस. तो इसमें जो स्पोरेडिक का मतलब है, स्पोर्डिक का मतलब देखते हैं गाइस. स्पोर्डिक, छिटपुट, यानी कि जल्दी से.
यात्रा विवेकन, जो हमारी, इसका हम लोग अगर इंग्लिश मीनिंग देखें, नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। अच्छा, तो हमारा यहाँ पे जो स्पोडेक है, एक सीरीज़ ऑफ स्पोडेक शुरू होगी, यानी कि ऐसी चीज़ें जो हर रोज़ नहीं होती हैं। ठीक है, इसका वर्ड मीनिंग आप साथ साथ लिख लें, मैं आपको साथ साथ वर्ड मीनिंग करा भी रही हूँ। नॉट डन और हैपनिंग रेगुलरली। ठीक है, पॉपुलर आउटबर्स्ट इन द फॉर्म ऑफ, तो क्या हुआ कि जब ये सब, अब आपको 100 साल तक इतना ज़्यादा दबाया जा रहा है, इतना ज़्यादा टॉर्चर किया जा रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे? आप फटेंगे। जब भी आपको मौका मिलेगा आप क्या करेंगे? उस पर पलटवार प्रहार ज़रूर करेंगे। तो वही हुआ था, जो ये 100 साल का जो पीरियड था उसमें हमारे लिए बिल्कुल भी पीसफुल नहीं था। जो हमारे उस टाइम के लोग थे उनके लिए बहुत ज़्यादा परेशानियों से भरा हुआ था। फिर क्या हुआ, एक सीरीज़ शुरू हो गई जो कि रेगुलर नहीं होती। पॉपुलर आउटबर्स्ट, रिलीजो पॉलिटिकल वायलेंस शुरू हो गया, रिलीजन और पॉलिटिकल, ट्राइबल मूवमेंट शुरू हो गए उसी टाइम पे, पीजेंट्स अपराइजिंग शुरू होगी, एग्रियन रायोट्स जो थे वो अपने फॉर्म में आ गए, एंड सिविल रेबेलियन भी शुरू हो गया था। ठीक है, क्योंकि सब लोग थक गए थे, सब लोग परेशान हो गए थे उनकी इतनी घटिया पॉलिसी से। इन्हांस्ड रेवेन्यू डिमांड इवन इन फेमाइन ईयर कॉज्ड एंगर, मतलब आपके पास गरीबी में आटा गीला कैसे कहते हैं कि जब आपके पास खाने को भी पैसा ना हो, खाने को भी चीज़ें ना हो और आटा भी गीला हो जाए। इन द सेंस कि यहाँ पे इतने ज़्यादा फेमाइन था, बंगाल में इतने सब लोग मर चुके थे, उसके बाद भी इनकी इतनी हाई डिमांड्स थी, रेवेन्यू की हाई डिमांड्स थी। Many of times movements against local moneylenders turned into rebellion against the company rule as the moneylenders had the support of the policies. तो काफ़ी टाइम क्या होता था, जो मूवमेंट्स अगेंस्ट लोकल मनी लैंडर्स, जो लोकल मनी लैंडर्स के उनके खिलाफ मूवमेंट होने लग गया, और वो मूवमेंट एक रेबेलियन में कन्वर्ट हो गया। किसके अगेंस्ट? कंपनी रूल की अगेंस्ट, क्योंकि मनी लैंडर्स क्या थे, वो उस पॉलिसी को सपोर्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे होंगे सोचो, क्योंकि जो मनी लैंडर्स थे, जो फार्मर्स होते थे, उनसे रेवेन्यू मनी लैंडर्स लेते थे, और मनी लैंडर्स फिर किसको देते थे? ब्रिटिश गवर्नमेंट को, या फिर जो कंपनी थी उनको दिया करते थे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या हो, अगर मनी लैंडर, अगर ये रिवॉल्ट हुआ तो रेवेन्यू फिर क्या कहते हैं, कम हो जाएगा। मतलब जैसे वो रेवेन्यू लेते थे ना, तो उसमें अपना कमीशन पहले ले लिया करते थे। तो उस टाइम पे बस एक जो अमीर थे वो थे मनी लैंडर, जो जमींदार थे वो सबसे ज़्यादा अमीर थे। इसलिए वो लोग क्या कर रहे थे? सपोर्ट कर रहे थे पॉलिसीज़ को जो कंपनी बना रही थी। ब्रिटिश इंटरफेरेंस इन नेटिव रिलीजन ट्रेडिशन कस्टम्स आल्सो कॉज्ड रिसेंटमेंट। आपको दिख नहीं रहा होगा गाइस, एक मिनट। हाँ, रिसेंटमेंट एंड रिजल्टेड इन रेबेलियन। तो जो ब्रिटिश के कस्टम्स, मतलब ब्रिटिश जानबूझ के चाह रहे थे कि हम उनके रिलीजन को फॉलो करें, उनके ट्रेडिशन को फॉलो करें। ये भी एक वजह थी हमारे रिबेलियन करने की, मतलब वो क्रिश्चियनिटी को प्रमोट करना चाह रहे थे। ऑलमोस्ट फ्रॉम द वेरी अर्ली डेज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी रूल, रेबेलियन एंड अपराइजिंग अकर्ड फॉर वेरियस कॉजेज इन डिफरेंट रीजन। तो क्या होता ना कि जैसे जैसे दिन बढ़ते जा रहे थे, ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ क्या होता था, काफ़ी सारे रिबेलियन होने लग गए थे, विद्रोह होने लग गए थे। काफ़ी सारे जो लोग थे वो ऊपर बढ़ चढ़ के पार्ट लेने लग गए थे अलग अलग जगह के। सम ऑफ द मूवमेंट कंटिन्यूज इवन आफ्टर 1857 रिवॉल्ट, और उसमें से कुछ जो मूवमेंट थी वो 1857 के बाद भी क्या कहते हैं, रही। ठीक है, Major revolts took place in the south, east, west and north eastern region. तो जो ज़्यादातर रिवोल्ट थे वो कहाँ ले गए? साउथ दक्षिण में, ईस्ट पूर्व में, वेस्ट में पश्चिम में, और नॉर्थ ईस्ट में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट वाला इलाका जैसे कि अपना ये जो क्या कहते हैं, यहाँ पे दिखाऊँ आपको, ये जो आपके इलाके हैं नॉर्थ ईस्ट वाले, यहाँ पे ज़्यादातर लड़ी गई थी, क्योंकि यहाँ पे ट्राइबल एरिया ज़्यादा थी, और जो ब्रिटिश की जो पॉलिसीज़ थी वो ट्राइबल एरिया के लिए भी बहुत ज़्यादा बेकार थी। तो यहाँ पे सबसे ज़्यादा रिवॉल्ट्स हुए गए। ठीक है,
अब हम पढ़ते मेजर कॉजेज। अब हमने ये मोटा मोटा आइडिया लिया कि किस लिए थी, अब हम लोग पढ़ रहे हैं उनको इन डेप्थ, ठीक है। मेजर कॉजेज ऑफ 1857 like those of early uprising emerged from all except social, cultural, economic, political of daily existence of Indian population cutting through all the section and the classes. These causes are discussed below. तो मेजर कॉजेज हम पढ़ते हैं। देखो, पहला है इकोनॉमिक कॉज। इकोनॉमिक कॉज क्या होता है? द कॉलोनियल पॉलिसीज ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी डिस्ट्रॉय द ट्रेडिशनल इकोनॉमिक फैब्रिक ऑफ इंडियन सोसाइटी। अब अपनी सोसाइटी में हम हर चीज़ हाथ से क्या करते थे उस टाइम पे, और इतनी अच्छी चीज़ें बन के आती थी, इतना हमें पता है आज भी ये चीज़ सपोर्ट करनी चाहिए, बट आज ये चीज़ महंगी हो गई है। चलो वो बात की बात है। तो इंडियन जो ये ईस्ट इंडिया कंपनी थी, इनने क्या किया था, हमारे जो फैब्रिक थी इंडियन सोसाइटी की उसको प्रमोट नहीं किया। प्रमोट इन द सेंस ये अपने कपड़े लेके आने लग गए ना, उसको इतने कम रेट पे, यहाँ पे देखो कि मशीन से बने इतनी मेहनत लगती नहीं, तो वो ऑब्वियसली कम रेट के होंगे। और जो अपने कपड़े होते हैं वो हाथ से बनाए जाते हैं, उसमें हम लोग अच्छी अच्छी कलाई करते हैं, तो वो क्या होते हैं, थोड़े से महंगे होते हैं। तो अब कोई इंसान जिसके पास पैसे ही ना हो तो सस्ती चीज़ के पीछे दौड़ेगा। और आज भी आप देखना, जिसके पास पैसे भी होंगे वो भी सस्ती चीज़ लेने के लिए ज़्यादा वो होता है, क्योंकि सस्ती चीज़ इंसान को ज़्यादा लुभाती है। तो इन लोगों ने क्या किया, अपनी चीज़ें हमारे इंडिया में आना बेचना शुरू कर दिया, और जो हमारा इकोनॉमिक फाइबर था उसको ख़त्म कर दिया। दी peasantry were never really to recover from the disabilities imposed by new and highly unpopular revenue settlement। और जो पीजेंट्स थे, ये तो अपने हो गए किन की बात, जो अपने हाथों से बना रहे थे। और जो पीजेंट्स की बात करें तो उनका रेवेन्यू इतना ज़्यादा ले रहे थे। भाई जब इंसान के पास खाने को पैसा नहीं है तो वो आपको रेवेन्यू क्या भरेगा, उनके लिए रेवेन्यू इतना ज़्यादा हाई कर दिया था। फिर इम्प्रोवाइजेशन ऑफ हैवी टैक्सेशन। अब टैक्सेशन इतना है भाई, जिए तो इंसान जिए कैसे। द पीजेंट्स रिजॉर्टेड टू लोन फ्रॉम मनी लेंडर्स at unserious trades, the latter often evicting the former from their land on non-payment of debt dues। क्या हो रहा था, अगर पीजेंट क्या करता है, मनी लेंडर से लोन लेता है ताकि वो क्या कर सके, अपने लैंड पे उगाई कर सके, तो वो रेंट ही, मतलब वो लोन ही इतना ज़्यादा हो जाता था पीजेंट्स के लिए, क्योंकि पहले जो उसने उगाया उसमें से बहुत सारा, मतलब 90% तो उसको रेवेन्यू में देना पड़ता था, बचा 10%। 10% में क्या वो उस मनी लेंडर को पैसे वापस करेगा, क्या वो खुद खाएगा, क्या वो अपनी फैमिली को खिलाएगा। तो इस वजह से जो वो रेवेन्यू लिया करते थे ना, उसको पे नहीं कर पाते थे, जिसकी वजह से वो किस में चल जाते थे, कर्जे में चले जाया करते थे। These money lenders and traders emerged as new landlords, while the surge of landless peasantry or rural indebtedness has continued to plague Indian society to these days। तो हम इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स देख लेते हैं। द मनी लैंडर्स और ट्रेडर्स इमर्ज्ड एज अ न्यू लैंडलॉर्ड्स, तो ये कैसे इमर्ज हो गए, एक नए लैंडलॉर्ड्स के रूप में। वाइल द सोकरेज चाबुक से पीटना, स्क्रच ऑफ लैंडलेस पेनेंट्री। और जो शॉर्टेज ऑफ लैंडलेस पेनेंट्री, मतलब जिन पीजेंट्स के पास वो नहीं थी, क्या ज़मीन नहीं थी, एंड रूलर इन डेप्थनेस हैज़ कंटिन्यू टू प्लेग इंडियन सोसाइटी टू दिस डेज। इसको हम इसकी मीनिंग लिख लेते हैं, सरेज। चाबुक यानी आप जानते होंगे जिससे कोड़े मारे जाते हैं, चाबुक से पीटना। और एक और कौन का देख लेते हैं यहाँ पे, PLAGUE, प्लेग, बेबी को any infected disease that spread
क्विकली एंड किल मैनी पीपल्स। और उस टाइम पे वहाँ पे इंडिया में क्या फैल रखा था, प्लेग। हाँ हाँ, याद आया। देखो, जब ये सब कंडीशन चल रही थी ना, तो अपने इंडिया में उस टाइम पे प्लेग भी फैल रखा था। मतलब एक तो जो थे अपने पीजेंट्स, उनके पास ज़मीन नहीं है, कर्जा बढ़ रखा, ऊपर से गरीबी में आटा गीला की बीमारी भी फैल रखी है। तो उससे हज़ारों अपने जो इंडियंस थे वो क्या हो गए थे, ख़त्म हो चुके थे। द ओल्डर सिस्टम ऑफ जमींदारी वॉज फोकस्ड ऑन डिसइंटीग्रेट। जो हमारा पुराना सिस्टम था जमींदारी का, वो किस पे फोकस कर रहा था, डिसइंटीग्रेट पे। डिसइंटीग्रेट मतलब टू ब्रेक इनटू स्मॉल पीसेस। मतलब पहले क्या होता था, जो लैंड होता था ना, उसको छोटे छोटे पीसेस में भाग मतलब डिवाइड कर दिया जाता था, और उन स्पीसीज को एक पीजन को दे दिया। मतलब जितने पीजन को देना चाहते थे, एक लैंड का टुकड़ा एक पीजन को दे दिया। उसमें वो जितनी भी कमाई करता था वो रेवेन्यू जनरेट करके लैंडलॉर्ड्स या फिर जमींदार को दिया करता था। डिसइंटीग्रेट मतलब कि ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। यहाँ तक बात हमने 3 लोगों के बारे में समझ ली है, अगर आपको समझ आई हो तो। पहले हमने बात करी हमारे जो मैन मेड लेबर्स थे उनके लिए, उनने क्या कर दिया, हमारी जो इकोनॉमिक फैब्रिक थी उसको उन लोगों ने ख़त्म कर दिया, डिस्ट्रॉय कर दिया, तबाह कर दिया। दूसरा हमारे आते हैं जो पीजेंट्स काम कर रहे थे, उनके लिए टैक्सेशन इतने हाई थे, रेवेन्यू इतना हाई था कि वो पे नहीं कर पा रहे थे। तीसरे जो मनी लेंडर्स तीसरे जो पीजेंट्स आ रहे थे, जो कर्जे में थे, अपना कर्जा नहीं पे कर पा रहे थे, उनके पास उनकी ज़मीन भी चलेगी कर्जा पे करने के चक्कर में, और ऊपर से वहाँ पे प्लेग भी फैला हुआ था। ठीक है। ब्रिटिश रूल आल्सो मेड मिशरी टू द आर्टिसन एंड हैंडीक्राफ्ट पीपल। कष्ट, मिश्री यानी कि कष्ट। एक मिश्री होता है मीठा, जो कि आप खाते होंगे, मिश्री तानाजी के भोग में लगती है, और एक मिश्री है कष्ट भरी। यानी कि जो ब्रिटिश रूल के टाइम में जो हमारे आर्टिशंस थे और जो हैंडीक्राफ्ट पीपल थे, उनके लिए ज़िंदगी आसान नहीं थी, बहुत ज़्यादा कष्ट भरी ज़िंदगी थी। The annexation of Indian state by the company cut off their major source of patronage, the native rulers and the nobles, who could not now afford to the patronage of the craft workers. एनेक्सेशन जो अपना होता है ना, उसका मतलब मैं आपको एग्जैक्ट बताऊँ, वैसे हमारे ब्रिटिश ने हमारे इंडिया के काफ़ी सारे ऐसे स्टेट थे जिसको क्या कर रखा था, एनेक्सेशन के थ्रू हड़पा था। राज्य हरण। तो एनेक्सेशन के थ्रू, मैंने वही कहा ना कि 1 मिनट रुकना गाइस, एक तो ये छोटी सी बुक है ना, तो ये टिकते नहीं है इसके पेजेस। हाँ, हो गया। मैं अपनी पेन से शॉर्प कर लूँ। तो यहाँ पे क्या है, एनेक्सेशन ऑफ स्टेट, जो अपने ये राज्य हरण कर लिए थे उन लोगों ने, ब्रिटिशर्स ने, इंडियन स्टेट बाय द कंपनी कट ऑफ देयर मेजर सोर्स ऑफ पैट्रोनेज। और जब मतलब उनने क्या किया, राज्य को हरण कर लिया, तो हमारे जो पैट्रोनेज का जो मेजर सोर्स था, यानी कि जिसके थ्रू हम अपनी संरक्षण कर सकते थे, संरक्षण अपनी स्टेट की कर सकते थे, वो उन लोगों ने क्या कर दिया, छीन लिया। यहाँ पे इसका मतलब लिख लेते हैं। ओ यार, टिक जा यारो, क्या दिक्कत आ रही है तेरे को? अरे यार, क्या पेजेस है ये? ओके, अब थोड़ा बहुत ठीक है क्या? हाँ ठीक है। अब करते हैं पैट्रोनेज, यानी कि संरक्षण।
अब जैसे अब हम जब भट जाएंगे ना, एक अंग्रेज़ों ने बहुत गंदा वाला खेल खेला था, डिवाइड एंड रूल। अब उनने क्या कर दिया, कुछ हमारे राज्य अपने अंडर में राज्य हरण कर लिए, तो वहाँ के लोग भी अब उनके अकॉर्डिंग काम करेंगे, है ना। तो इस वजह से जो हम अपनी संरक्षा कर सकते थे अपने स्टेट्स की, अपने इंडिया की, अपने लोगों की, वो हम नहीं कर पा रहे थे। द नेटिव रूलर्स एंड द नोबल्स हु कुड नॉट नाउ अफोर्ड टू बी पैट्रोनेज ऑफ द क्राफ्ट वर्कर्स। तो जो हमारे यहाँ के रूलर्स थे, नोबल्स थे, अब वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे पैट्रोन्स ऑफ द क्राफ्ट वर्कर्स, मतलब कि हमारे जो वर्कर्स थे उनके खिलाफ लड़ना, ठीक है। एडेड टू दिस ब्रिटिश पॉलिसी डिस्करेज इंडियन हैंडीक्राफ्ट एंड प्रमोट ब्रिटिश गुड्स। और जो ब्रिटिश पॉलिसी थी वो क्या कर रही थी, इंडियन हैंडीक्राफ्ट को तो प्रमोट नहीं कर रही थी, वह ब्रिटिश गुड्स को प्रमोट करने लग रही थी। The highly skilled Indian craftsmen were forced to look for alternative source of employment, and that hardly existed, as the destructions of Indian handicraft was not accomplished by the development of modern industries. तो क्या हो रहा था, द हाईली स्किल्ड इंडियन क्राफ्टमैन, जिनके पास बहुत ज़्यादा स्किल्स हैं, मतलब वो बहुत अच्छे अच्छे डिज़ाइन बना सकते हैं, वो फोर्स टू लुक अल्टरनेटिव सोर्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट। उनको भी क्या करना पड़ रहा था, जो क्राफ्ट में इतने अच्छे हैं उनको भी एक दूसरा रोज़गार ढूंढना पड़ रहा था। क्यों ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि इसमें यार उन लोग ने इतना ज़्यादा बेकार कर दिया था आर्टिशंस के लिए, प्रमोट ही नहीं कर रहे थे, उनकी पूरी इंडस्ट्रीज ठप हो चुकी थी, तो बेचारे खाएं तो खाएं क्या। तो इनको इसलिए क्या करना पड़ा, एक दूसरा सोर्स ऑफ इनकम ढूंढना पड़ा, दूसरा एम्प्लॉयमेंट ढूंढना पड़ा, अनटिल मतलब उस इतने अच्छे स्किल लेबर होने के बावजूद भी क्राफ्टमैन वर फोर्स टू दैट हार्डली एग्जिस्ट। और जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट ढूंढ रहे थे सारा वो भी नहीं था, ठीक है, मतलब वो हार्डली उनको मिल रहा था, क्योंकि हर एक एम्प्लॉयमेंट पे तो उनके ही लोग काम कर रहे होंगे। तो इंडियंस के लिए तो वैसे ही इंडियंस की इतनी ज़्यादा पॉपुलेशन होने के बाद उनके लिए तो जगह ही नहीं थी कहीं पे काम करने के लिए, तो वो उनको बहुत मुश्किल से मिल रही थी। और जो वो जिसमें वो खुद काम करते थे उसको ब्रिटिश प्रमोट ही नहीं कर रहा था। As the destruction of Indian handicraft was not accomplished by the development of modern industries. के साथ तो क्या हो रहा था, एज अ डिस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन हैंडीक्राफ्ट को जो तबाह कर रहे थे वॉज के साथ बाय द डेवलपमेंट ऑफ मॉडर्न इंडस्ट्री, यानी कि हैंडीक्राफ्ट की जो चीज़ें थी उनको वो लोग ख़त्म करते जा रहे थे और मॉडर्न इंडस्ट्रीज़ को क्या कर रहे थे, प्रमोट करते जा रहे थे। अगर ऐसा नहीं होता तो आज भी हमारी संस्कृति, हमारे जो क्राफ्टमैन थे, उनकी अलग अलग कलाएं जिंदा रहती। आगे बढ़ते हैं। व्यू देखो कार्ल मार्क्स ने क्या कहा है, ये आप खुद ही पढ़ लेना, है ना। तो इनकी पॉलिसीज़ भी आप बहुत पढ़ोगे कार्ल मार्क्स की। चलो आगे देखते हैं। द इंडियन ट्रेड एंड मर्चेंटल क्लासेस वॉज डेलिबरेटली क्रिप्ट बाय द ब्रिटिश हु imposed high taxes duties on Indian made goods। जो इंडियन ट्रेड पे और जो मर्चेंट्स थे, यानी कि जो एक्सपोर्ट करते हैं ना, जो सामान एक देश से दूसरे देश लेके जाते हैं, उनको हम लोग मर्चेंट्स कहते हैं। तो वो लोग क्या कर रहे थे, मतलब देखते हैं, पंगो इसका हिंदी मतलब तो गाइस पंगु है, इंग्लिश में देखता है। टू डैमेज समबडी हु दैट ही और शी इज़ नो लॉन्गर एबल टू वर्क और मूव नॉर्मली। अच्छा, शरीर को मतलब, हाँ, तो जो दोनों इंडियन ट्रेडर्स और जो मर्चेंट्स थे उनको ब्रिटिशर से इतना ज़्यादा असहाय बना दिया था। क्यों? क्योंकि उन पर हाई टैक्स और ड्यूटीज़ लगा के, हाई टैरिफ लगा के, किस पे, इंडियन गुड्स पे। हाई टैरिफ समझा रहे, जब आपको एक देश से दूसरे देश सामान लेके जाना होता है तो आपको टैरिफ लगाना पड़ता है, उस पर टैरिफ एक तरह से टैक्स होता है।
जो कि एक्सपोर्टर और इम्पोर्ट ट्रेड या फिर आइटम्स पे लगता है, ठीक है। एट द सेम टाइम द इम्पोर्ट ऑफ ब्रिटिश गुड्स इनटू इंडिया अट्रैक्ट लो टैरिफ। देखो कितने तेज थे वो सारे कि जब सामान इंडिया से किसी और देश में जाता था तो उसको इतना ज़्यादा टैक्स लगा देते थे ताकि इंडिया का सामान जो था वो बढ़े, मतलब उसकी रेट बढ़ जाए। और वहीं जब ब्रिटिश अपना सामान इंपोर्ट करती थी इंडिया के अंदर तो उसके अंदर लो टैरिफ लगाती थी ताकि ब्रिटिशर्स का सामान क्या हो, कम रेट पे इंडिया के अंदर आए और सस्ता रहे, ताकि इंडिया की जो सामान है उससे ज़्यादा compete कर सके और उसको ज़्यादा लोग खरीदें, thus encouraging their entry to India. बाय मिड 19th सेंचुरी, देखो जब 19th सेंचुरी कहा जाता है तो बात होती है 1800 to 1899 की, ठीक है, मतलब 100 साल पहले की बात होती है 19th सेंचुरी में। 20 कहेंगे तो 19th सेंचुरी की बात होगी। तो इन मिड 19th सेंचुरी एक्सपोर्ट्स ऑफ कॉटन एंड सिल्क टेक्सटाइल फ्रॉम इंडिया प्रैक्टिकली केम टू एन एंड। 19th सेंचुरी के अंदर जो हमारे कॉटन और सिल्क की टेक्सटाइल है वो ख़त्म ही होने को आ गई। फ्री ट्रेड वन वे दैट इज़ एन रिफ्यूज़ल टू इम्पोज प्रोटेक्टिव ड्यूटीज़ अगेंस्ट मशीन्स मेड गुड्स फ्रॉम ब्रिटेन सिंपली किल इंडियन मैन्युफैक्चर। क्यों आ गई? क्योंकि जो ब्रिटिशर्स की जो गुड्स थे, जो सामान बनाया करते थे वो मशीन से बनाया करते थे, दैट विल नॉट टेक द लॉट ऑफ टाइम टू मैन्युफैक्चर। बट जो इंडिया का सामान बनता था इट इज़ बिल्ड बाय द हैंड, उसमें हाथों की कला हुआ करती थी, तो टाइम लेती थी, प्लस वो कॉस्टली भी थी। तो इस तरह से ब्रिटिशर्स ने हमारे साथ गेम खेला और हमारी इंडस्ट्री को लगभग क्या ख़त्म ही कर दिया था। जमींदार्स द ट्रेडिशनल लैंडेड aristocracy often saw their land right fortified with frequent use of quo warranto by the administration। तो जो जमींदार थे, ट्रेडिशनल लैंडर्स थे, एरिस्टोक्रेसी देखते हैं, अरिस्टोक्रेसी द पीपल ऑफ द हाईएस्ट सोशल क्लास हु ऑफ्टन हैव स्पेशल टाइटल। अच्छा, जो हायर अपने जैसे कि सो कॉल्ड हायर क्लासेस के लोग हुआ करते थे, ऑफ्टन सो देयर लैंड राइट्स फोर्टिफाइड विद फ्रीक्वेंट यूज़ ऑफ क्यू वारंटो बाय द एडमिनिस्ट्रेशन। उनके भी जो लैंड राइट, मतलब उनकी जो ज़मीनें थी वो भी छीन ली जा रही थी, क्या बोल के कि आपके पास क्यू वारंटो, मतलब क्यू वारंटो इज़ अ रिट विच इज़ इशूड बाय, हमारे लिए तो सुप्रीम कोर्ट इशू करती, पर यहाँ के टाइम पे जो उनकी एडमिनिस्ट्रेशन थी वो इशू कर रही थी और उनसे जो उनकी लैंड थी वो छीन ली जा रही थी, लैंड राइट्स क्या हो रहे थे वो छीन लिए जा रहे थे। ठीक है, दिस रिजल्टेड इन अ लॉस ऑफ स्टेटस ऑफ देम इन विलेज। और इस जब उनसे छीन ली जाएगी सब चीज़ें तो फिर उनकी क्या ही इज्जत रह जाएगी, है ना। तो उनकी जो इज्जत थी वो भी चले चुकी थी गांव के अंदर। इन अवध द स्टोम सेंटर ऑफ द रिवोल्ट 21,000 तालुकदार्स एंड देयर स्टेट्स कन्फ्लिक्टेड एंड सडनली फाउंड देमसेल्व्स विदाउट अ सोर्स ऑफ इनकम, unable to work, ashamed to beg, condemned to penury। देखो कितना बुरा हुआ। अवध के अंदर द स्टोम सेंटर ऑफ रिवोल्ट, अवध को कहते हैं स्टोम सेंटर ऑफ रिवोल्ट, उसमें जो 21,000 तालुकदार से, तालुकदार एक टाइटल दिया जाता है, हैड देयर स्टेट्स कन्विक्टेड, जब्त कर लिया गया। उनके जो स्टेट्स थे उनको क्या कर लिया गया, जब्त कर लिया गया। यानी कि जब्त, इसकी हिंदी लिख लेना, जब्त कर लिया। एंड सडनली फाउंड देमसेल्व्स विदाउट अ करेज ऑफ इनकम। और फिर उनके पास क्या हुआ, जब वो चीज़ें जब्त कर ली गई तो उनके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं बचा,
अनेबल टू वर्क, काम भी नहीं कर सकते थे वो, अशेम टू बैग, अब भीख मांगने में शर्म तो आएगी, एक इतना हायर क्लास आदमी भीख कैसे मांगेगा भाई। और कंडम कंडम्नेड, सर्टेन ऑफ पर्टिकुलर पनिशमेंट स्पेशली डेथ, तो एक कंडम टू पेनरी, इनके मीनिंग्स लिख लो है ना। कामडिंग, कंडम्ड यानी कि इसका हिंदी मीनिंग लिखे तो निंदा की, दंडित लिख लेते हैं, दंडित, दंडित टू पेन्यूरी, दरिद्रता, दरिद्रता यानी कि गरीबी, मतलब उनको उनकी हालत इतनी ज़्यादा बद से बदतर हो गई थी। मतलब आप एक बार सोचो, यू जस्ट इमेजिन a higher class people or even have a good status, even a well-being status, if that person is means क्या भीख मांगने लग जाए, इट्स हॉरेबल। मतलब उसके लिए, उस इंसान के लिए तो ऐसा जीना मतलब मर जाने से बेहतर है। तो वही हुआ, This disproposed Talukdar seized the opportunity presented by the Sepoy revolt to oppose the British and try to regain what they had lost. तो इन लोगों ने, तालुकदार सिंह थे 1857 की क्रांति में जो सिपाही थे उनके बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, और वो सब चीज़ें, सब तो नहीं पर वो कुछ चीज़ें लेने की ज़रूर कोशिश करी जो उन्हें खोई थी। सबसे पहले अपनी इज्जत जो खोई थी उन्हें। The ruin of Indian industries increased the pressure on the agriculture and land. तो जो इंडियन इंडस्ट्री थी, इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एंड, अब जब से उनके पास मैन्युफैक्चरिंग की चीज़ जो भी थी सारी ख़त्म हो गई, तो अब वो किस पे रिलायबल हो गए, एग्रीकल्चर के ऊपर है ना। विच कुड नॉट सपोर्ट ऑल द पीपल, द लोपेस्ट डेवलपमेंट रिजल्टेड इन द पाउपर्सेशन ऑफ द कंट्री इन जनरल। इसमें हम देख लेते हैं मीनिंग, बर्बाद करना, द बर्बाद करना ऑफ इंडियन इंडस्ट्री इंक्रीज द प्रेशर ऑफ एग्रीकल्चर एंड लैंड। जब उनने हमारी इंडस्ट्रीज़ को बर्बाद कर दिया था, तो अब इंसान कहाँ उतरेगा, कहाँ एग्रीकल्चर करेगा, एग्रीकल्चर और उसके लैंड पे वो क्या करेगा, अपने आप को स्टेब्लिश करने की कोशिश करेगा। कहीं से तो रोज़गार आए इंसान। देखो, जिसकी मौत आती है वही इंसान मर सकता है, मारे नहीं मर सकते। आप खुद से कहो कि मैं मर जाऊँ, ऐसा नहीं होता। तो इंसान कुछ तो खाएगा ना, वरना वैसे ही मर जाएगा। जब तक जीता इंसान, जब तक अपने सारे हाथ पैर मार लेता है हर जगह। और उन्हें मैन्युफैक्चरिंग बंद करी तो बेचारों ने क्या शुरू कर दिया, एग्रीकल्चर का काम शुरू कर दिया। वी डू नॉट सपोर्ट ऑल द पीपल, जो कि हर किसी इंसान के लिए पॉसिबल नहीं था। द एक तरफा डेवलपमेंट रिजल्टेड, और यहाँ क्या हो रहा था, एक तरफा डेवलपमेंट हो रहा था। एक मिनट गाइस, स्लोली, मस्त है वैसे वो भी। एक तरफा जो डेवलपमेंट हो रहा था, एक तरफा जो तरक्की हो रही थी, रिजल्टेड क्या, उसका परिणाम निकला पोलराइजेशन, ये पोलराइजेशन है। मीनिंग इन हिंदी, अरे यार क्या है ये पोलराइजेशन।
इसका तो हिंदी मीनिंग भी नहीं मिल रहा है, ये बुक में डाले क्यों है ऐसा शब्द। दरी दरिद्रीकरण, दरिद्रीकरण। हाँ, रिजल्ट ऑफ द कंट्री इन जनरल। और इसका जो रिज़ल्ट हुआ इसने हमारे लोगों को क्या बना दिया, गरीब बना दिया। अब गरीब इंसान है जो, आप कभी किसी गरीब इंसान को किसी अमीर इंसान से लड़कते नहीं देखोगे अनटिल और अनलेस उसने पी ना रखी हो, क्योंकि गरीब इंसान को पता है कि अगर उसे लड़ भी लेगा तो वो कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसे ही हुआ कि हम ब्रिटिशर्स ने हमारे इंडिया को इतना गरीब बना दिया हर एक वे में कि वो अब लड़ने की क्षमता में नहीं रहे। पर हम हैं भारतवासी, कभी नहीं हारते। तो हमने अब यहाँ से जो अपनी 1857 की जो रिवोल्ट क्रांति शुरू करी थी उसके जो कॉजेज़ है ना, अब हमने सोचा कि भाई बस बहुत हुआ। तुमने हमारी हमसे सेल्फ रिस्पेक्ट छीन ली, हमारी एकता छीन ली, हमारी अखंडता छीन ली, अब नहीं, है ना। जब बात इज़्ज़त पे आती तो हर किसी को बोलना चाहिए। और आपको भी बात सीख दूँ कि जब बात आपकी इज़्ज़त पे आ रही हो और आप उधर सही हो तो जवाब ज़रूर दें। अब पॉलिटिकल कोजेस देखते हैं। इकोनॉमिक कोज हमने देख लिए कि उनने हमारी जो हैंडमेड इंडस्ट्रीज थी उसको तबाह कर दिया। रेवेन्यू के थ्रू हमारे लैंड जो थे उनको तबाह कर दिया। हाई टैरिफ लगा के हमारे जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट थे उनको तबाह कर दिया। और फिर जब इंसान एग्रीकल्चर पे उतरा तो एक तरफा जो डेवलपमेंट हुआ उससे हमारे देश में हमारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब हो चुके थे। नेक्स्ट इज़ पॉलिटिकल कॉज। द ईस्ट इंडिया कंपनी ग्रीडी policy of aggrandizement accomplished by broken plague and promises resulting in contempt for the company and loss of political prestige। थोड़ा पढ़ते हैं। द ईस्ट इंडिया उसकी जो पॉलिसीज़ थी ना इतनी ज़्यादा ग्रेडी थी, इतनी लालची थी, मतलब उनको और लाओ वाला हाल था, उनका पेट कभी भरा ही नहीं, ठीक है। तो इतनी ज़्यादा उनकी ग्रीडी पॉलिसी थी। ग्रीडी है ना, लालच झलकता था उनकी पॉलिसी के अंदर, इतने ज़्यादा लालची लोग थे वो लोग। अभयुदय, द एक्ट ऑफ इंक्रीजिंग द पावर, वेल्थ और स्टेटस ऑफ समथिंग और मेकिंग सीम ग्रेटर दैन इट एक्चुअली इज। तो वो अपने आप की पावर को बढ़ाना चाह रहे थे, अपने आप की इम्प्रेशन जो कि उन्होंने अपना गंदा कर लिया था, प्रेस्टीज को बढ़ाने के लिए उनकी जो सारी पॉलिसी थी ना उनके फेवर में थी। अभ्युदय, इसको हिंदी में लिखते हैं अभ्युदय। इसका इंग्लिश मीनिंग बहुत बड़ा है तो इसको हिंदी में लिख लिया जाए। अभ्युदय, ठीक है। accompanied by broken pledged and promises resulting in contempt for the company and loss of political prestige। उनकी जो पॉलिसीज़ थी, एक तो लालची थे, बहुत अपने आप को बढ़ाने, मतलब अपने आप की पावर को, अपनी प्रेस्टीज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे थे। जो उनने प्रोमिसेस किए थे वो सब भाड़ में गए। प्रोमिसेस तो कर के क्या ही वो रखेंगे, है ना। और अभी है रिजल्टेड, यानी कि इसके साथ साथ यानी कि उनकी लालची पॉलिसीज़ के साथ साथ है ब्रोकन प्लीटेजेस, यानी प्रतिज्ञाओं, इसका मतलब होता है प्रतिज्ञाओं, ठीक है। प्रतिज्ञाओं एंड प्रॉमिसेस जो उन्होंने वादे किए थे, रिजल्टेड इन कंटेम्प्ट, अवमानना, ये कि ना मानना,
फॉर द कंपनी एंड लॉस ऑफ पॉलिटिकल प्रेस्टीज यानी कि सम्मान, डिसाइड कॉजिंग सस्पिशंस इन द माइंड ऑफ लॉस्ट ऑल the ruling princes in India through such policies as a effective control, subsidy, alliance, doctoring of lives. मैंने सिंपल सी बात की थी, जो उनकी पॉलिसीज़ थी उसमें बहुत लालची किस्म की थी. उनको बस लालच था हर कहीं ना, मतलब हर जगह से उनको पैसे मिले, पावर मिले, मतलब हमसे ज़्यादा भिखारी थे वो, है कि नहीं. हाँ, तो वही था, ठीक है, लालची थी. दूसरा जो उनकी प्रोमिसेस थे, उनके वादे किए तो हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा उन्होंने कुछ नहीं करा. ऊपर से हमारा सब कुछ ले गए और चले गए. और जो उनकी पॉलिसीज़ थी, जैसे सब्सिडरी, अलाउंस, डॉक्टरिंग लाइफ, इफेक्टिव कंट्रोल, ये सब क्या थी, हमारे अगेंस्ट ही थी. सीधी सी बात है. द राइट ऑफ सक्सेशन वॉज डिनाइड टू हिंदू प्रिंसेस. द मुगल वर हम्बल्ड व्हेन ऑन प्रिंस फरुद्दीन डेड इन 1859. तो जो हिंदू प्रिंसेस थे, जो सक्सेशन मतलब जो उस टाइम पे थे, उनने इन सब पॉलिसीज़ को डिनाई कर दिया. जो मुग़ल थे, प्रिंस फरुद्दीन, उनकी डेथ के बाद जो सक्सेशन, जो उनके बाद जो वो बने, जो भी अगला प्रिंस बना होगा, had been recognized conventionally by the Lord Dalhousie. Lord Cornwallis announced that the next prince on succession would have to renounce a regal title and ancestral Mughal places, in addition to renunciation aggression upon the prince फारूक. देखो, इसका मतलब मैं बताऊँ कि जब प्रिंस फारूक से दिन मर गए थे, ख़त्म हो गए थे, उनको स्वर्गवास मिल गया था अच्छे से, तो उसके बाद जो अगला उनका प्रिंस बना, वो वुड हैव रिनाउंस, छोड़ना, मुझे लगता है उन्होंने टाइटल ही छुड़वा दिया होगा प्रिंस को. डलहौजी ने ऐसा काम किया था. शाही टाइटल, हाँ मैंने कहा ना, शाही टाइटल एंड शाही टाइटल तो आप समझते ही होंगे, एंड द एंसेस्ट्रल पैतृक शायद मुगलों में होता होगा ये. एंसेस्ट्रल को पीढ़ियों से चलता है टाइटल में. पुश्तैनी, ये सही वर्ड है, पुश्तैनी मुगल प्लेसेस थी. इन एडिशन टू रेनोगेशंस एग्रीड अपॉन बाय द प्रिंस फारूक. मतलब उनने कहा, जो ब्रिटिशर्स थे, उनने कहा कि जब प्रिंस फारूक मर गए थे, उसके बाद जो भी उनकी शाही टाइटल है वो सब उनको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा. इसके बाद वो कोई टाइटल नहीं लगा सकते. द कोलैप्स ऑफ रूलर्स, the erstwhile autocracy also adversely affected those sections of the Indian society which derive their sustenance from culture and religion pursuit. तो जो कोलैप्स और रूलर्स थे, जो रूलर्स हमारे ढप हो चुके थे, भूत बने कि बीता हुआ, जो बीते हुए हमारे ऑटोक्रेसी यानी कि अपर क्लास के लोग थे, आल्सो एडवर्सली अफेक्ट, उनको भी बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. जो सेक्शन ऑफ द इंडियन सोसाइटी विच ड्राइव देयर सस्टेनेंस फ्रॉम एग्रीकल्चर एंड रिलीजियस परस्यूट, मतलब जो पंडित होते हैं, सीधी सी बात, वो क्या करते हैं, वो उनका जीवन यापन चलता ही रिलीजियस के थ्रू है. मतलब वो अपनी पूजा हवन कथा वगैरह जो भी कराते हैं उनके थ्रू चलता है. तो उनका भी जो करियर था, उनकी भी जो लाइफ थी, वो बहुत ज़्यादा अफेक्टेड हुई ये चीज़ बंद करने के बाद. एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, मतलब अब तक हमने पॉलिटिकल कॉज देखे, अब हम देखते हैं अपने एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज. तो क्या है
rampant corruption in the company administration, especially among the policies, petty officials, and low courts, was a major cause of discontent. अब उनके अंदर जब ज़्यादा पैसा मिलता है ना तो इंसान बुकलाता ही है, तो उनके अंदर रैम्पेंट यानी ह्यूज करप्शन आ चुका था किसके अंदर, कंपनी के अंदर। जैसा कि मैंने पॉलिटिकल कॉज बताया, उनकी पॉलिसी क्या थी, ग्रीडी थी, मतलब पैसा मिले हाई पैसा हाई पैसा हाई पैसा। तो उनकी कंपनी के अंदर ही करप्शन बढ़ चुका था, और जो ऑफिशियल्स थे, कुछ ऑफिसर्स के अंदर बहुत मतलब होता है ना वो टेबल के नीचे से देने वाली बात थी, वो हो रहा था। कुछ कोर्ट जो थे, लोअर कोर्ट, वो भी करप्शन कर रहे थे। Indeed, it is the view of many historians and the rampant corruption we see now in India is a legacy of the company rule. तो जो हमें करप्शन की देन है ना, ये यहीं से आई है हमारे इंडिया के अंदर, कि उस टाइम से जो करप्शन दिया जा रहा था, ये जो लेगेसी चल रही है, ये आई कहाँ से है, इनकी देन है भाई। अनियंत्रित, रैंपन है जिसकी कोई गिनती ना हो, इतना करप्शन लेके गए, क्या कर रहे थे लोग आके यहाँ, अच्छा खासा हम जी रहे थे। किसने बोला था इन लोग को यहाँ पे आने के लिए, करना ही नहीं था, ट्रेड ही बंद कर देना चाहिए था। उस टाइम पर हमारे मुग़ल एम्पायर इतने स्ट्रांग नहीं थे, वैसे अपने आप में लड़े के सीट पे जीत गए, जब जहाँ लड़ना चाहिए था वहाँ लड़ ही नहीं पाए। Also the character of British rule imparted a foreign and alien look to it in the eyes of Indians, a kind of absences sovereignty होता है जब हम अपने जो डिसीजंस थे वो अपने आप ले सकें। तो ये जो करप्शन था क्या कर रहा था, इम्पार्टेड अ फॉरेन एंड अलाइन लुक। तो जो ब्रिटिशर्स का फॉरेन यानी कि जो विदेशियों का देखने का लुक था, कंपनी को बदल रहा था, मतलब एक नेगेटिव सेंस में लोगों से देख रहे थे। ठीक है, मतलब सीधी सी बात, उनके अंदर करप्शन इतना बढ़ गया था कि लोग कंपनी के अंदर ही कन्फ्लिक्ट्स होने शुरू हो गए थे, और उसके थ्रू जो छवि थी वो ख़राब होती जा रही थी। तो इसलिए भी कॉज ये हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज। चौथा जो कॉज है वो है सोशो रिलीजियस कॉज। सोशो रिलीजियस कॉज में क्या था, रेशियल ओवरटोन्स। ओह अच्छा, रेशियल ओवरटोन्स यानी कि कलर, यहाँ पे सबरी बात कलर की है। और आज भी अपने इंडिया में अगर ये काले गोरे का भेद है ना, तो ये इन्हीं के दिन। एक तो इतना सब कुछ बेकार हमें देखे गए हैं ना, लोग कहते हैं रेलवे बना दी, स्कूल बना, रेलवे स्कूल हम खुद ही बना लेते हैं और अच्छी शिक्षा देते हैं, अपनी शिक्षा जो अपने इंडिया के, अपने भारत देश संस्कृति की शिक्षा वो दे देते हैं हम। इतना वाहियात सी चीज़ें ये लोग देखे गए हैं, जो अब तक हमारा रेशियल डिस्क्रिमिनेशन होता है, काले गोरे का जो भेद करते हैं लोग, वो इन्हीं की वजह से है। एंड सुपरिटी कॉम्प्लेक्स कैरेक्टरिस्टिक्स द ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव एटीट्यूड टूवर्ड्स द नेटिव इंडियन पॉपुलेशन। मतलब वो गोरे थे तो अपने आप में कुछ ज़्यादा एटीट्यूड दिखाया करते थे कि तुम लोग काले और हम लोग गोरे हैं, ऐसा होना चाहिए था, उल्टा होना चाहिए था, गोरे लोग सुप्रीम होने चाहिए था, काले लोग ऐसा हो जाने चाहिए थे, और अपने नेटिव इंडियंस जो थे ना वो सुप्रीम होने चाहिए थे। और जी ये जो है ना, ये लोग इन्हें वजह से नीचे से नीचे, मतलब अपने जो लोअर क्लास कास्ट होती है ना उससे भी नीचे रखना चाहिए था। The activities of Christian missionaries who followed the British flag in India were looked upon the suspicion by Indian। क्या कहा है, द एक्टिविटीज़ ऑफ क्रिश्चियन मिशनरीज, जो क्रिश्चियन मिशनरीज आए थे उनकी जो क्रिया है वो लोग कर रहे थे। हु फॉलो द ब्रिटिश फ्लैग को फॉलो करते थे क्रिश्चियन मिशनरीज है इंडिया के अंदर। वो लुक अपॉन विथ सस्पिशन, संदेह by the Indians। A feeling of grief that something is wrong or that something was done something wrong। संदेह या फिर शक,
तो the activities Christian missionaries who followed the British flag in India were looked upon the हाँ, तो जो अब समझ आया इसका मतलब कि जो क्रिश्चियन मशीनरीज थे अपने इंडिया के अंदर, जो मतलब क्रिश्चियन को फॉलो किया करते थे और ब्रिटिशर्स भी वही धर्म फॉलो करते थे, तो वो अपने इंडिया के अंदर क्या करते थे, ब्रिटिश फ्लैग को लगाते थे। अब हम तो उनको टेरी नज़रों से देखेंगे ना कि हमारा इंडिया और हमारे इंडिया के अंदर अपना झंडा काहे लेके आ रहे हैं बबुआ। द अटेम्प्ट एट सोशल रिलीजियस रिफॉर्म्स वॉज एज अबॉलिश ऑफ सती। ये लोग ना सती को अबॉलिश कर देते, वो हम लोग भी कर सकते थे। अगर हमें हमारे कुल की हमारे संस्कृति की शिक्षा मिलती तो हम लोग भी कर लेते उसको, क्योंकि हमारे संस्कृति के अंदर ऐसे कोई चीज़ है ही नहीं अबॉलिशन ऑफ सती। ये हमारी धारणा थी, और हम अगर अपने कल्चर के बारे में पढ़ते समझते, इनकी इंग्लिश कल्चर को ना पढ़ते तो हमें समझ आती। तो लोग कहते हैं ना कि अगर अबॉलिशन ऑफ सती ने किया, अच्छा किया है, हम भी कर सकते थे। अगर वो लोग ने कर दिया तो हम लोग भी कर लेते हैं। Support to widow remarriage and women education were seen by a large section of the population as interference in the social religious domination of Indian society by the outsider। तो जो हमारी इंडियन सोसाइटी थी उसके अंदर बाय द आउटसाइडर बहुत ज़्यादा डोमिनेशन किया गया। ठीक है, मतलब ये सब किसने बंद करवाया? बंद केवल इन लोगों ने नहीं कराया, तो हमारे इंडिया वालों ने भी, हमारे जो भारत देशवासी थे उनने भी सोचा, तब जाके बंद हुआ। इनके कुछ कहने से कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, दीज फियर्स वर कंपाउंडेड बाय द गवर्नमेंट डिसीजन टू टैक्स मॉस्क्यूज एंड टेम्पल लैंड एंड मेकिंग लॉज सच अ रिलीजियस Disability Act 1857 which modify Hindu customs, for instance declaring that the change of religion did not debar a son from inheriting the property of his हटन फादर। मतलब यहाँ से बताते फियर वर अकम्प्लिश बाय द गवर्नमेंट डिसीजन। हाँ, जो मस्जिद थी उनसे टैक्स लेने लग गए, जहाँ पे हमारा हिंदू का मंदिर बन रखा था उस जगह से टैक्स लेने लग गए थे। एंड मेकिंग सच एज लॉज उनने कुछ ऐसे बनाए, रिलीजन डिसेबिलिटी एक्ट 1856 में, विच मॉडिफाई हिंदू ने कस्टम्स फॉर इंस्टेंसेज, जिसने हमारे जो हिंदू के कस्टम्स थे उसको बदलना चाहा इस लॉ ने, तहस नहस कर देना चाहिए इस लॉ को। तो फॉर इंस्टेंस डिक्लेयरिंग दैट द चेंज ऑफ रिलीजन डिड नॉट prohibit officially from doing something, change of religion prohibit did not prohibit। इसमें क्या था कि आप किसी भी धर्म को मान सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अपने धर्म तक ही सीमित रहने की ज़रूरत नहीं है। अ सन फ्रॉम इनहेरिटिंग द प्रॉपर्टी ऑफ हिज रिटर्न फादर। भूत परस्त, भाई ये तो मुझे भी समझ नहीं आई इसकी हिंदी। ये हमें हिंदी में समझ आने का कारण ही ये लोग इंग्लिश इतनी कर दी है। अ पर्सन हु डज नॉट बिलोंग टू वन ऑफ द मेन वर्ल्ड रिलीजन, संसार के मुख्य धर्मों से विमुख व्यक्ति। मतलब देखो इसका मतलब था क्या? इसका मतलब ये था कि अगर आपको जो रिलीजन फॉलो करना है, अगर आप हिंदू फॉलो करना चाहते हो, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जो भी आप रिलीजन फॉलो करना चाहते हो, यू आर फ्री टू फॉलो दैट। पहले ऐसा नहीं होता था ना, पहले तो आप जिस रिलीजन में हो वही रिलीजन आपको फॉलो करना है एट द एंड ऑफ योर लाइफ, एट द एंड ऑफ योर लास्ट ब्रेथ। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट क्या है? द रिवॉल्ट ऑफ 1857। मुझे तो समझ नहीं आया कि आज मुगल इन लोग को सपोर्ट करते ही क्यों हैं। इतना तो बुरा किया उनने मुगलों के साथ, मुस्लिम कम्युनिटी के साथ कितना बुरा किया इनने, फिर भी स्टिल दे आर सपोर्टिंग। आई डोंट नो व्हाई इवन। चलो छोड़ो। इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट। द रिवॉल्ट ऑफ 1857
coincides with certain outside event in which the British suffered serious losses. हाँ, जो बाहर जो केवल इंडिया के साथ, केवल इंडिया थोड़ी ना ब्रिटिशर्स का गुलाम था, बहुत सारे देश थे जो ब्रिटिशर्स के गुलाम थे। तो बाहर आउटसाइड द इंडिया से काफ़ी सारी चीज़ें हो रही थी जो अगेंस्ट इस कंपनी की हो रही थी, जिसके थ्रू बहुत सारी वार्स में वो लोग पार्टिसिपेट थे, जिसके थ्रू उनको क्या करना पड़ रहा था, उनको हैवी लॉस सहना पड़ रहा था, फाइनेंशियल लॉसेस उनको बहुत ज़्यादा हो रहे थे, जो कि अच्छा है। द फर्स्ट अफगान वॉर जो कि हुई, पंजाब वॉर, सीमन वॉर, दीज हैड ऑब्वियसली साइकोलॉजिकल रेप्रोसेस। साइकोलॉजिकल तो आप समझ ही गए होंगे, रेप्रोसेशन इन हिंदी देख लेते हैं, निजिताओं, नतीजों, सॉरी नतीजों, जो कि किसका रिजल्ट था, साइकोलॉजिकल नतीजों का। देखो, अब आपका किसी के साथ कंपटीशन हो और वो इंसान हार जाए तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ, हम इस इंसान को हरा सकते हैं। ठीक ऐसे हुआ था, पहले हमें लगता था कि हम ये जो ब्रिटिशर्स हैं इनको तो हरा ही नहीं सकते। देन वी रियलाइज, जब ये लोग बाहर हार के आए अपना अब जब ये बाहर हार के आए तब हमें रियलाइज़ हुआ कि हम इनको हरा सकते हैं। The British was seen to be not so strong and it was felt that they could be defeated. तो हमें ऐसा लगा कि हम इनको हरा सकते हैं। Discontent among sepoys की भी कंडीशंस अच्छी नहीं थी। मतलब सबसे ज़्यादा हमारे इंडियन सोसाइटी में बहुत सहा है लोगों ने, चाहे वो छोटे लेवल पे हो चाहे वो बड़े लेवल पे हो, बहुत सहा बेचारों ने। और हम कैसे इनकी इतना सहना, इतनी इनकी क्या बोलते हैं, उनका करेज कैसे बोल सकते हैं। और पता है, हमारी एक गलती हमारी नहीं, एक्चुअली हमें इतना पढ़ाया ही नहीं होता कभी कि हम इनके, अभी भी आप किसी इंडिविजुअल पे सर्च मारोगे ना तो आपको जो पढ़ाया वो तो उसके नाम मात्र भी नहीं है। इतना उस बेचारे ने सहा होता है, इतना उस बेचारे ने सफ़र किया होता है। तो हमारे अंदर ये जो देशभक्ति आ नहीं पाता ना, उसका सबसे बड़ा कारण तो यही है। अभी आप छावा मूवी देख के आओ, उसके अंदर इंस्टेंट देशभक्ति जग जाएगी, पर वो इंस्टेंट वाली नहीं होनी चाहिए। उसमें भी ऐसी काफ़ी सब चीज़ें जो दिखाई नहीं गई हैं। तो मतलब हमें काफ़ी सब चीज़ें अपने ही इंडिया के बारे में, अपने वॉरियर्स के बारे में बताई नहीं जाती है। क्या करें यार, ये सबसे ज़्यादा दुख की बात है। डिसकंटेंट अमंग सिपाही के देखते हैं। द कंडीशंस ऑफ सर्विसेज इन कंपनी, आर्मी एंड कंटेनमेंट्स इंक्रीजिंगली came into conflict with the religious beliefs and projection of the सिपाही। तो जो कंपनी के अंदर जो सिपाही की कंडीशंस थी, लिविंग कंडीशंस थी, वो बिल्कुल भी फेवरेबल नहीं थी उनके लिए। एंड कंटेम्प्ट्स का मतलब देख लेते हैं, छावनी, कैंप एंड कैंप जो थे इंक्रीज हो रहे थे, केम इनटू कंफ्लिक्ट विद द रिलीजियस बिलीव्स एंड प्रेडिक्शंस ऑफ द सिपाही। हाँ, जो मतलब कि अब हमारे इंडिया के जो सिपाही होंगे उस कंपनी के अंदर एज अ सिपाही, तो वो तो भाई अपने इंडिया के रिलीजन्स को, अपने इंडिया के कस्टम्स को फॉलो करेंगे। दे माइट बी पुट तिलक ऑन हर फोर हेड, करना है उनको, रिलीजन है हमारा धर्म है, हमें तिलक लगाने में शान होनी चाहिए, ना कि हमें क्या बोलते शर्म फील होनी चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए। वी आर प्राउड टू यूजिंग और पुटिंग तिलक ऑन अवर फोर हेड। तो वहाँ पे जो ब्रिटिशर्स थे वो अपने धर्म को फॉलो करने के लिए मना कर रहे थे कि आप हमारे कंपनी में रहना चाहते, सॉरी हमारे आर्मी में रहना चाहते या फिर एज अ सिपाही काम करना चाहते हो, तो यू कांट फॉलो योर ट्रेडिशन, योर कस्टम्स। तो ये तो भाई गलत है ना। अपने धर्म के लिए अगर आप लड़े ही नहीं, आपने आवाज़ ही नहीं लगाई, तो लालत है आपको। Restrictions on wearing caste and sectarian marks and create rumors of proselyting activities of the chaplains, often maintained on the company expenses, which meant to a
इंडियन एक्सपेंसेस आधा आधा करके पड़ेगा। क्यों? एक मिनट। रिस्ट्रिक्शन ऑन वियरिंग कास्ट एंड सेक्रेटरी मार्क्स, जैसे कि मतलब वही बात होगी, अपने जो धर्म को फॉलो करने के लिए मना कर रहे थे। एंड सीक्रेट ह्यूमर्स ऑफ, ह्यूमर्स यानी कि जो चुगली, चुगली मतलब कि आपको किसी ने कुछ बात बताई, आपने किसी और को बता दी, फिर उसको कहा कि तू किसी और को मत बताइयो, फिर उसने बोला कि ठीक है, फिर अगले उसने किसी और को बता दी। तो ये ऐसे क्या होता है, ह्यूमर्स फैल जाते हैं। धर्म करण, धर्मांतरण, धर्मांतरण, ह्यूमर्स ऑफ धर्मांतरण। मुझे लगता है इसका मतलब होता है कन्वर्ट टू, अटेम्प्ट टू कन्वर्ट फ्रॉम वन रिलीजन, बिलीफ और ओपिनियन टू अदर्स। मतलब कि जो इनने क्या कर दिया, हमारे जो धर्म के खिलाफ अपने रूमर्स फैलाने शुरू कर दिए। एक्टिविटीज़ ऑफ द चैपलिन्स, मतलब क्या होता है, चैपलिन्स, चैपलिन्स का मतलब होता है पधारी, पादरी, पादरी, कंजर्वेटिव बाय द नेचर एज इंटरफेरेंस इन द रिलीजियस अफेयर्स। तो जो पादरी होते हैं, पादरी क्या होते हैं, वो एक रिलीजियस पीपल होते हैं, जो कि हमारी जो पूजा पाठ होती है, अपने तो पंडित कहते हैं, तो पादरी किसी और रिलीजन में कहते होंगे। पादरी जो लोग थे, मतलब जो इन लोगों ने क्या किया, बहुत तो वो थे ये लोग, बस कुछ कह नहीं सकते इनको। इन लोगों ने क्या किया, हमारे जो रिलीजन थे उनके खिलाफ र्यूमर्स फैलाना शुरू कर दिए, लोगों को कन्वर्ट करना भी शुरू कर दिया, और अब अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकते। यू कांट पुट तिलक ऑन योर फोर हेड, और यू कांट वियर कलावा ऑन योर आर्म्स। सो दे आर सच वेज थ्रू विच, और जो मुसलमान होते थे उनका कुछ रिलीजन होता था, आई एम नॉट द मुस्लिम, तो आई डोंट नो, बट होता होगा उनका कुछ रिलीजन, तो पर डे वो लोग फॉलो करते होंगे, तो वो चीज़ उन्होंने करने के लिए मना कर दी। नेक्स्ट इज दी टू द रिलीजियस हिंदू ऑफ द टाइम, उस टाइम के जो अपने रिलीजियस हिंदू थे, क्रॉसिंग द सीज मेंट टू लॉस ऑफ कास्ट। हाँ पता है, हमारे उस टाइम पे ये भी एक था, अवधारणा थी कि अगर कोई हिंदू समुंदर को पार कर देता है तो वो अपने कास्ट, मतलब वो अपने कास्ट को खो देता है, मतलब वो अपनी कास्ट से बेदखल हो जाता है, ऐसा कहा जाता था। इन होता होगा कुछ रीज़न, देखो अपने इंडिया में अपने जो भी अपने वो हैं, क्या बोलते हैं उनको, नुस्खे हैं, या फिर कुछ कहते हैं ना, ये चीज़ मत करो, वो चीज़, उसके पीछे कुछ ना कुछ रीज़न ज़रूर होता है। तो ऐसे में समझा करो हर टाइम कि अरे ये तो फालतू, आजकल की जनरेशन में है ये चीज़ कि हर चीज़ को देख के अरे ये ऐसा कुछ नहीं होता, वैसा कुछ नहीं होता, ऐसा नहीं है। हर चीज़ के पीछे रीज़न जानो, ऐसा है तो है क्यों, आपकी मम्मी पापा नहीं बता पा रहे, हो सकता है उनको भी ना बताओ, बट देयर इज़ अ गूगल, देयर इज़ अ यूट्यूब थ्रू विच यू कैन सर्च कि ऐसा है तो है क्यों, जान के रीज़न बताया करो। हर चीज़ हवा में नहीं है नहीं है नहीं है ऐसा मत करो। In 1856, Lord Canning government passed the General Service Establishment Act, which decreed that all future recruits of the Bengal Army would have to give an undertaking to serve anywhere in their service might be required by the government. This caused resentment. वे क्या कर दिया, जब ऐसा हमारे यहाँ अवधारणा थी कि जिसने अपनी ये सी को पार कर दिया वो कास्ट से बेदखल हो जाएगा, तो लोगों फिर जो ब्रिटिश गवर्नमेंट थी उन्होंने यही रूल बना दिया कि भाई अगर आपको भर्ती होना है इंडिया के आर्मी के अंदर तो आपको जाना पड़ेगा, और जहाँ गवर्नमेंट कहेगी वहाँ आपको जाके सर्व करना पड़ेगा, सब यानी कि अपनी ड्यूटी करनी पड़ेगी। इन इंडियन सिपॉय was equally unhappy with this involvement compared to the British contempt. तो जाहिर सी बात है हम लोग खुश क्यों होंगे जब हमारे धर्म के खिलाफ है वो चीज़। तो अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ सिपॉय dissatisfaction was the order that they could not to be give a foreign
सर्विस अलाउंस वेयर वर व्हेन सर्विंग इन हिंद और इन पंजाब। तो क्या हो रहा था, अ मोर इमीडिएट कॉज ऑफ द सिपॉय डिसएग्रीमेंट, मतलब जो इंस्टेंट जो कॉज था सिपॉय के डिससेटिस्फिकेशन का, वो क्या था, जो एक ऑर्डर था जिसमें कि उनको फॉरेस्ट सर्विस अलाउंस नहीं दिए जा रहे थे जब वो सिंध और पंजाब में क्या कर रहे थे, सर्विस कर रहे थे। मतलब सिंध और पंजाब, उस टाइम पे सिंध जो था आज के टाइम पे पाकिस्तान था और पंजाब भी उसी के अंदर इन्वॉल्व था सम पार्ट, ठीक है। तो उधर जो सिपाही अगर सर्विस कर रहे थे तो उनको फॉरेन अलाउंस नहीं दे रहे थे। अब वो तो अपने इंडिया से बाहर हो गए ना, तो वो तो एज अ फॉरेन अलाउंस ही कहलाया जाएगा। हालांकि सिंध, पंजाब, महाराष्ट्र, इंडोनेशिया तक अपना जो इंडिया है वो अखंड भारत कहा जाता है। जब आप वो गाना गाना तो नहीं है बट वो एक कथा है, राम कथा करके यूट्यूब पे एक सॉन्ग है, उसमें वो वाला राम जी लवकुश जो थे अपने पिताजी प्रभु श्री राम जी को सुनाया करते थे, तो उसमें है भारत खंडे। तो वो वाला गाना ज़रूर आप सुनिएगा, उसमें आपको पता चलेगा जो अपना इंडिया है वो इतना सा नहीं था। पहले पंजाब वाला पूरा इलाका, कुछ पार्ट ऑफ चाइना वाला और इंडोनेशिया वाला, ये पूरा अखंड भारत अपना था। अखंड भारत के अंदर तो केवल सिंध और इंडिया आता है और थोड़ा सा ऊपर चाइना वाला पार्ट आता है। बट उसमें जो था, देखो मैं तुम्हें सुनाती हूँ, वो वाला गाना है वैसे, हम कथा सुनाते रामचरण गुण गाने की, रामायण है कुंज कथा श्री राम की। सुन सकल गुण गाने की। हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहे। तिलक। एक मिनट, खंडे आर्यावर्ते भारतवर्षे नगरी है विख्यात अयोध्या नाम की। तो ये जो था अपना जम्मू द्वीप है, भारत खंडे, ये पूरा अपना इंडिया था, ठीक है। तो वहाँ पे जब हम लोग सिंध पंजाब में जब उस टाइम फिर जब मुग़ल वगैरह आ गए तो वो चीज़ें बहुत ज़्यादा घट गई। तो जब हम लोग पंजाब, हमारे जो सिपाही थे पंजाब और सिंध में जब ड्यूटी दे रहे थे तो उनको फॉरेस्ट सर्विस अलाउंस नहीं मिला करता था। द एनेक्सेशन ऑफ अवध होम ऑफ मैनी ऑफ द सिपाही फर्दर इन्फ्लेम देयर फीलिंग्स, अपने घर से वो उनको बाहर जाना पड़ता था। The Indian sepoy was made to feel a subordinate at even step, was not discriminating against radical and in matters of promotion and privileges। तो इंडिया को कैसा फील, इंडिया के जो सिपाही थे उनको कैसा फील होता था, उनको फील होता था लाइक, मामा रुक जाना 2 मिनट, रेशियल डिसएग्रीमेंट, मतलब सॉरी, उनको फील होता था सबऑर्डिनेट, छोटा फील हुआ करता था। इवन स्टेप वर डिस्क्रिमिनेटेड अगेंस्ट रेशियल, उनको रेशियल डिस्क्रिमिनेशन फील करना पड़ता था, उनको जो प्रमोशन एंड प्रिविलेजेस तो मिलते ही नहीं थे। दिस कंटेंट ऑफ द सिपाही वॉज नॉट लिमिटेड टू द मिलिट्री मैटर्स, इट अफेक्ट द जनरल डिसेंचमेंट विथ द अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश रूल। ये केवल मिलिट्री मैटर्स तक, यानी कि केवल उस मिलिट्री के अंदर सीमित नहीं था, जो उनकी जनरल डिसेंचमेंट थे अपोजिशन ऑफ ब्रिटिश, उन्हें जो ब्रिटिश रूल था उसको भी अपोज करा। द सिपाही इन द फैक्ट वॉज अ पीजेंट इन यूनिफॉर्म हुज कॉन्सेंस वॉज नॉट डाइवर्स फ्रॉम वॉट दैट द रूरल पॉपुलेशन, द आर्मी वॉइस grievances other than its own, and the movement spread beyond the army, observes S. Gopal. Finally, there was a long history of revolt in British Indian Army, बंगाल की, वेलोर की, बारकपुर की और अफ़गान वॉर। मतलब ये देखो यहाँ पे बिगनिंग एंड स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट, ये हम बाद में नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है। यहाँ तक हमने कॉजेज़ देखे, एक हमारा इकोनॉमिक कॉज था, एक हमारा पॉलिटिकल कॉज, एडमिनिस्ट्रेटिव कॉज, सोशल रिलीजियस कॉज, इन्फ्लुएंस ऑफ आउटसाइड इवेंट्स और डिसएंडमेंट ऑफ
sepoys. Thank you guys for watching this video. Thank you very much.